मैं गर्व से कहता हूं कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं और जानते हैं क्यों? क्योंकि आज से 20 साल पहले इसी हिंदुस्तान ने यह कहा था कि नई सदी का इंतजार है और नई सदी के लिए भारत तैयार है। नई सदी के 2 दशक गुजर जाने के बाद आज की तारीख में भारत यह कहता है कि अब हम ऐसा प्रहार करेंगे जिसमें आत्मनिर्भर होगा भारत, शत्रु का संहार करेंगे जिसमें आत्मनिर्भर होगा भारत। हम फाइटर जेट बनाएंगे तो स्वदेशी, हम हथियार बनाएंगे तो स्वदेशी। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को अगर ताकतवर बनाएंगे तो भी आत्मनिर्भर अंदाज में, और अगर उसे हम अगली सदी की तरफ या अगले दशक की तरफ लेकर के जाएंगे तो भी आत्मनिर्भर अंदाज में। क्योंकि भारत ने तैयार कर लिया है तेजस, भारत ने तैयार कर लिया है हिमतापक, भारत ने तैयार कर लिए हैं अपने पिस्टल, भारत ने तैयार कर लिए हैं अपने फाइटर जेट, भारत ने तैयार कर लिए हैं अपने हथियार। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं अब की बार होगा तेजस प्रहार, तेजस प्रहार से होगा शत्रु संहार। नमस्ते, मैं राशिद। बड़ी खबर आज की है, 48,000 करोड़ की डील हुई है। इस डील के जरिए 83 तेजस फाइटर जेट्स डीआरडीओ के जरिए खरीदे जाएंगे। डीआरडीओ आप अच्छे से जानते हैं, डीआरडीओ का मतलब यह है कि भारत में बने हुए फाइटर जेट खरीदे जाएंगे और रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दे दी है और केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। बड़े फैसले में सिर्फ तेजस ही नहीं है, तेजस तो वैसे भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसके अलावा भारत ऐसे ऐसे पिस्टल बना रहा है, ऐसे लेजर गाइडेड मिसाइल की तैनाती करने जा रहा है, ऐसे हथियार बनाने जा रहा है जिसकी वजह से चीन डरा है, पाकिस्तान मरा है। जो पाकिस्तान के जनरल बाजवा हैं वो थर थर कांप रहे हैं क्योंकि सेना को आत्मनिर्भर करने की तैयारी हो गई है। तेजस हिमपातक का कहर किस तरह से चीन पाकिस्तान पर टूटेगा, एलओसी से लेकर के एलएसी तक अगर सेना की तैयारी वो भी आत्मनिर्भर भारत वाली तैयारी है तो अगले 1 घंटे बड़ी डिबेट होगी। दुश्मन की देंगे खबर, दुश्मन की लेंगे खबर। चीन पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर है और 134 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए पहली ब्रेकिंग न्यूज। सेना को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत बड़ी तैयारी। 83 तेजस से इंडियन एयरफोर्स को मिलेगी स्वदेशी ताकत। तेजस फाइटर जेट के अलावा हिमतापक भी तैयार है। -40 डिग्री तापमान में बंकर को गर्म रखने की तैयारी है हिमतापक के जरिए। डीआरडीओ ने स्वदेशी पिस्टल भी बना ली है। चीन से तनाव के बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया, सेना होगी आत्मनिर्भर, बनेंगे स्वदेशी जेट और हथियार। यानी अब हम कभी इजराइल की तरफ, कभी फ्रांस की तरफ, कभी अमेरिका की तरफ हथियारों के लिए हम नहीं देखेंगे। हम अपने हथियार बनाएंगे, हम अपने फाइटर जेट तैयार करेंगे और इसी के जरिए चीन का संहार करेंगे। और आपको याद होगा 3 दिन पहले ही जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने इसका संकेत दे दिया था। कैसे, देखिए। It is not only eastern Ladakh, but we have maintained a high state of alertness all along our northern borders. We are alert and ever ready to meet any challenges. 8 rounds of talks between the corps commanders have taken place. We are now awaiting for the dates for the 9th round of talks, and I'm sure that through dialogue and discussion, we will be able to reach an amicable solution. There is indeed increased cooperation between China and Pakistan in both military and non-military fields, and a two-front threat is very much something that we have to be prepared to deal with. अंदर वह ताकत है कि इस प्रकार के फाइटर प्लेन्स वो बना सकता है। हमारे वैज्ञानिकों के पास वह स्किल है, वह सूझबूझ है, वो बना सकते हैं। तेजस का होगा प्रहार, चीन पाकिस्तान से करेंगे आर पार, और कैसे चीन पाकिस्तान से आर पार करेंगे आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त बड़े डिफेंस एक्सपर्ट का पैनल मेरे साथ में जुड़ चुका है, अगले 1 घंटे के लिए मेरे साथ में रहेंगे। इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी मेरे साथ में हैं, ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा हैं, मेजर जनरल डॉक्टर जीजी द्विवेदी हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड जेकेएस परिहार हैं, कर्नल शिवदान सिंह भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप 5 गेस्ट ऐसे हैं जिनसे पिछले कई सालों में मेरी बातचीत होती रही है, लेकिन इस साल पहली बार बात कर रहा हूं और इसीलिए मैं कहूंगा अ वेरी वार्म वेलकम। आप यशस्वी हैं और आप लोग पराक्रमी हैं और इसी वजह से आपसे बात करने में मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, क्या यह नया दशक भारत को आत्मनिर्भर बना देने वाला है? मैं सिर्फ तेजस की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ हिमतापक की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ स्वदेशी पिस्टल की बात नहीं करूंगा, मैं डीआरडीओ के बने हथियारों की बात नहीं करूंगा, बल्कि सेना को आत्मनिर्भर बना देने की बात कर रहा हूं मैं। क्या नया दशक सेना को आत्मनिर्भर बना देने वाला है? आपने राशिद बिल्कुल ठीक कहा। यही मैं सुनने के लिए इतना आतुर था कि एटलीस्ट
अब कोई हम कह सकते हैं खुल के कि अब हमारी सेना स्वावलंबी बनाए हथियारों के द्वारा ही लड़ाई करेगी। अब हमारी सेना को मोहताज नहीं होना पड़ेगा, जैसे कारगिल में आपको मोहताज होना पड़ रहा था 155 मिलीमीटर शेल के लिए। अब सेना का जो रूप है वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी इंडस्ट्री डिफेंसी नहीं बढ़ रही, हमारी ओवरऑल नेशनल इंडस्ट्रियल सेटअप बढ़ रहा है। जब नेशनल इंडस्ट्रियल सेटअप बढ़ता है तो आपका इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम ऑटोमेटिक हो जाता है, जैसे चाइना का हो चुका है। Yes. इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो हम दिन देख रहे हैं अब वो स्वर्णाक्षर में लिखे जाएंगे कि हमने एक ऐसे स्टेप उठा लिया, कदम उठा लिया है, अब हमें पीछे नहीं देखना है। चाहे फाइटर एयरक्राफ्ट हो, चाहे टैंक्स हो, एम्यूनिशन हो, चाहे कि राइफल्स हो। इवन देखिए ऑनेस्ट राइफल नहीं बना रहे थे, सब शुरू हो गया। रिवॉल्वर्स, ऑटोमेटिक्स, ये सारी की सारी अब शुरू हो गई हैं, क्योंकि हमारी सोच बदल गई है। देखिए हमें सिर्फ भाषण नहीं देना, हमें ये बताना है कि हमारी सोच बदली है, क्यों बदली है और क्यों नहीं बदल रही थी। ये सारी की सारी चिंतन हमें करने पड़ेंगे ताकि हम ऐसी गलतियां दोबारा ना दोहराएं। और यही चीज जो हम अब देख रहे हैं ये हमको बहुत ठीक है। आपकी बात से ये तो समझ में आ गया है कि अब भारत अगर आत्मनिर्भर हो गया है तो ये सेना के लिए बहुत ज्यादा मजबूती वाली बात है। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके परिहार, अगला सवाल मेरा आपसे है। हमने आजादी के बाद से 40 के दशक में एक युद्ध लड़ा है। हमने 62 की लड़ाई लड़ी, 65 की लड़ी, 71 की लड़ी, 1999 की लड़ी। इन लड़ाइयों में या इन जंग में भारत आत्मनिर्भर नहीं अपने आप को कह पाता था। अगर हथियारों के लिए, टैंक के लिए, फाइटर जेट के लिए, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए और बाकी अपने बम, बंदूक, बारूद तक के लिए हमें कभी अमेरिका की तरफ देखना पड़ता था, कभी रशिया की तरफ देखना पड़ता था, कभी इजराइल की तरफ, तो कभी फ्रांस की तरफ देखना पड़ता था। लेकिन भारत अब जिस तरह की तैयारी कर रहा है, क्या ये कहा जाए कि ये स्वदेशी सेना वाला भारत है? क्या ये कहा जाए कि अगला दशक भारत का अपना है, जहां पर मेड इन इंडिया हथियार होंगे, मेड इन इंडिया जेट फाइटर्स होंगे और हमें किसी भी युद्ध के वक्त में या फिर ऐसे भी किसी दूसरे देश की तरफ नहीं देखना होगा अपनी सेना के हथियारों के प्रोक्यूरमेंट के लिए? जी, आपने ठीक कहा है। और 1965 के बाद में हमारा नेट जो था वो HAL का ही था जो उसमें आया था। और 71 वार के बाद में भारत सरकार को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया, जिस तरह से रिचर्ड निक्सन ने 7th फ्लीट लेके आए थे और रशिया और सबने दबाव डाला था। और उसी का नतीजा है कि जो तेजस की जो हमारी जो स्कीम शुरू हुई थी वो 1980 से शुरू हुई। और उसमें जैसे जैसे भारत में, जैसा विंग कमांडर बख्शी साहब ने बोला कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है और सोच बदली है, तो उसी दोनों चीजों की वजह से हमारा जो है इंडियनाइजेशन बहुत तगड़ा हुआ है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि यही एयरफोर्स है जिसने 2016 में इसको तेजस को रिजेक्ट कर दिया था। फिर उसमें मॉडिफिकेशन हुए और अब सरकार ने इनको ऑफिसर्स को भी बोला है। तो गलती सिर्फ सरकार की नहीं होती, गलती आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हायरकी की भी होती है कि उनको अपना माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है और वो हो गया है। तो ये जो मोमेंटम आया है जिसमें DRDO बहुत अच्छा काम कर रहा है, HAL कर रहे हैं, हमारी बाकी इंडस्ट्री जो डिफेंस लगी हुई है जिसमें L&T है, टाटा है और भी दूसरे कई हैं जो मिसाइल्स भी बना रहे हैं, दूसरे सिस्टम्स बना रहे हैं। और सरकार का जो डिसीजन हो गया है कि इंडियनाइजेशन को आप टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देंगे, तो सब तरफ से माहौल बहुत अच्छा हुआ है। और तेजस 1 जो 2022 से हमारे पास आना शुरू हो जाएगा, 2026 से हमारे पास में तेजस 2 आएगा जो राफेल का मुकाबला करेगा। तो कुल मिला के मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा माहौल बन रहा है। हमारी असॉल्ट राइफल जो आर्मी ने रिजेक्ट की थी वो अब उसको इम्प्रूव हुआ, ये तेजस रिजेक्ट हुआ था, अब ये दोबारा इम्प्रूव हुआ और अब हम 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बनाने की भी स्टेज पे पहुंच गए हैं। तो मैं इसके लिए DRDO, HAL और भारत सरकार और सभी साइंटिस्ट को हार्दिक बधाई देता हूं कि वो उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल किया है। और मैं सेना के तीनों अंगों का भी साधुवाद करता हूं कि उन्होंने अपनी सोच में बदलाव किया है और आत्मनिर्भर भारत के अभियान को वो आगे बढ़ाने के लिए अब उनके साथ में मिलकर चल रहे हैं, बजाय इसके कि हिंड्रेंस। अब इससे पहले कि मैं ग्रुप कैप्टन डॉक्टर VN झा के पास में चलूं, तेजस प्रहार से कैसे चीन पाकिस्तान से आर पार किया जाएगा और कैसे चीन और पाकिस्तान का संहार किया जाएगा, इंफोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं और आप ये समझें कि तेजस प्रहार का मतलब क्या है। पाकिस्तान से सीमा विवाद के बीच सरकार ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया। इंडियन एयरफोर्स के लिए 83 तेजस फाइटर जेट खरीदने की मंजूरी दे दी गई है।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक में यह फैसला किया गया। ये सभी फाइटर जेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल तैयार करेगा। ये डील देश के लिए गेम चेंजर साबित होगी, ऐसा कहना है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा, रक्षा के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग को आत्मनिर्भर तरीके से मजबूती मिलेगी। तेजस के लिए एचएएल ने नासिक, बेंगलुरु में सेटअप भी तैयार कर लिया है। लेकिन क्यों ये कहा जा रहा है कि तेजस के साथ ही ये नया दशक स्वदेशी सेना का है? तेजस कितना तेजस्वी है, अब आप ये भी जानें। स्वदेशी एलसीए का मतलब यह है कि इंडियन एयरफोर्स को आत्मनिर्भर बना देना। एलसीए यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के MK-1A वेरिएंट की खरीद होने जा रही है। 50% की बजाय 60% स्वदेशी उपकरण का इस्तेमाल किया गया है। एलसीए तेजस इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी बनने जा रहा है और तेजस में एचएएल ने स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया है और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि तेजस से बहुत ज्यादा ताकत बढ़ने वाली है। इससे पहले कि अब अगला इंफोग्राफिक हमें रोकना चाहिए क्योंकि मुझे ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा के पास में जाना बहुत जरूरी है। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा, मुझे तेजस के जरिए ये बताएं, कहा यह जा रहा है कि तेजस के जरिए इंडियन एयरफोर्स की ताकत भी बढ़ेगी और नेवी की भी ताकत बढ़ने जा रही है। कैसे, मुझे ये समझाएं और साथ ही मुझे ये बताएं, भारत के लिए वो स्थिति कब आ जाएगी जब राफेल के लिए मुझे फ्रांस की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, जब सुखोई 30 MKI के लिए मुझे रशिया की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, या बाकी किसी फाइटर जेट्स के लिए किसी दूसरे देश की तरफ मुझे निहारना नहीं होगा और मुझे अपना तेजस मिलेगा, मुझे अपना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मिलेगा, मुझे अपने फाइटर जेट्स मिलेंगे जो बिल्कुल ठीक इसी ताकत के होंगे जो ताकत राफेल रखता है, जो ताकत सुखोई 30 MKI की है, जो ताकत चेंगडू सीरीज जो चीन वाला है उसकी है। बहुत सही सवाल पूछा है आपने राशिद जी, और आपने बिल्कुल ठीक आदमी से पूछा है क्योंकि मैं तेजस में लाइफ सपोर्ट टेक्नोलॉजी का चीफ कोऑर्डिनेटर रहा हूँ उसके डेवलपमेंट में, तो मुझे इसका पूरा ज्ञान है कि तेजस में क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। हम सबों की मानसिकता इतनी कम हो गई थी 2013 में, जब यूपीए गवर्नमेंट के थ्रू हमें बताया गया था कि नहीं, तेजस एयरक्राफ्ट वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हमारी सारी जो मोरल थी बिल्कुल डाउन हो गई थी। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ मोदी गवर्नमेंट को, जिन्होंने बाद में एक कमेटी बिठाई और फिर उन्होंने कहा कि देखो उसमें क्या कमी है जिसके चलते कि एयरफोर्स एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। और फिर जब कमेटी बैठी तो एयरफोर्स ने फिर देखा कि हाँ, इसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। इसमें छोटे छोटे कुछ ऐसे अपग्रेड थे जिसको कि एचएएल में आडा ने इसको फ्रुक्टिफाई किया, लगाया इसको, और फिर ये एयरक्राफ्ट 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट से आगे निकल गई। मैं बताता हूं आपको कि इस एयरक्राफ्ट में वो सारी चीजें अवेलेबल हैं जो कि एक एडवांस 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट में है, और इसमें एवियोनिक्स वो लगी हुई है जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में होती है। तो इसीलिए ये जो एलसीए है, हमने तो एलसीए मार्क 1 में काम किया था, लेकिन मार्क 1A ऑलरेडी तैयार है। अंतर सिर्फ इतना है कि थोड़े से उसमें अपग्रेड हार्डवेयर लगे हुए हैं, जिसमें अभी जितने मॉडर्न वेपन्स हैं, मिसाइल सिस्टम्स, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम और बाकी जो एडवांस चीजें हैं, जिससे कि रफाल का जो दाम था बहुत बढ़ गया था, जैसे हैमर लगाया था तो उसका दाम बढ़ गया था, वो सारी चीजें एलसीए में लग सकती है। अच्छा। एलसीए की अभी कैरिंग कैपेसिटी जो है थोड़ी सी कम है क्योंकि लाइट एयरक्राफ्ट है, लेकिन वो सारी चीजें ये मतलब इंडिजिनस हैं। हमारे पास में आज जितने भी फायर पावर हैं उन सारे फायर पावर को हम एलसीए में लगा सकते हैं। अच्छा। और इसीलिए ये जो एलसीए है ये बहुत घातक सिद्ध होगा आगे में। अभी एलसीए मार्क 1 जो है 2 स्क्वाड्रन ऑलरेडी मिल गई है एयरफोर्स को, और ये 1A के लिए जो अभी डील हुई है 73 एयरक्राफ्ट 1A का होगा और 10 एयरक्राफ्ट 1 का होगा। अच्छा। तो ये सारी चीजें बना के इंडियन एयरफोर्स को बहुत ही सशक्त कर देगी। और नंबर, ऐसे जो नंबर हैं, अब 110 एयरक्राफ्ट आपके पास में आ जाएंगे एलसीए के, जिससे के जो फ्रंटियर है उस पे ये एडवांस एयरक्राफ्ट जब राउंडिंग करेगी, जब टेक ऑफ करेगी, तो श्योर दुश्मन का जो सीना है वो थर-थर कांपेगा, वो वहां पे धड़कन शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसमें वो सारी चीजें हैं जो एक एडवांस एयरक्राफ्ट में हो सकता है। राशिद जी, भारत के आत्मनिर्भर होने के बाद जो बात तभी ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा कह रहे थे ना, इंशाल्लाह जरूर ऐसा होगा कि दुश्मन का सीना यकीनन थर-थर कांपेगा। भारत
जिस तरह से सेना को स्वदेशी बना रहा है और भारत सरकार का यह बड़ा फैसला है, लेकिन स्क्वाड्रन के लिहाज से जरूरत क्या होती है? मैं एक बार फिर से विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी के पास में जाऊंगा, उसके बाद जीजी द्विवेदी जी और कर्नल शिवदान आपके पास भी आता हूं, लेकिन एक इंफोग्राफिक दिखाना बहुत जरूरी है। इंडियन एयरफोर्स की अभी की ताकत क्या है, इंडियन एयरफोर्स की जरूरत क्या है, स्क्वाड्रन किसे कहते हैं, स्क्वाड्रन के एडिशन का मतलब क्या होता है। बहुत बार आप लोग सुनते होंगे ना कि स्क्वाड्रन में इतने जेट फाइटर आ गए, स्क्वाड्रन में इतने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आ गए। स्क्वाड्रन वगैरह का मतलब क्या होता है, अब आप ये समझिएगा। इंडियन एयरफोर्स की जरूरत क्या है, सबसे पहले आप ये जानें। अभी इंडियन एयरफोर्स की जरूरत है कम से कम 42 स्क्वाड्रन की, जो जेट फाइटर्स होते हैं, लेकिन है कितने? अभी फिलहाल के लिए भारत के पास में 30 स्क्वाड्रन। एक स्क्वाड्रन में अब आप ये पूछेंगे कि कितने फाइटर जेट होते हैं, तकरीबन एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट होते हैं। और तेजस से जो ताकत बढ़ने वाली है, 3 से 4 स्क्वाड्रन की ताकत बढ़ जाएगी। यानी अभी इंडियन एयरफोर्स के पास में है 30 स्क्वाड्रन, तेजस के जरिए 3 से 4 स्क्वाड्रन बढ़ जाएगी, 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। एक स्क्वाड्रन में होते हैं 18 जेट फाइटर्स। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, मैं ठीक बता रहा हूं, मेरी स्टडी ठीक है स्क्वाड्रन के बारे में? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 18 से 20 होते हैं, कई में पहले 20 भी होते थे, और इनमें से सब फाइटर नहीं होते, मतलब 2 या 3 ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट होते हैं, ट्रेनर होते हैं, उनकी भी कैपेसिटी और फ्लाइंग कैपेबिलिटी वही होती है, आर्मामेंट कैपेबिलिटी वही होती है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी हमारे पास 34 स्क्वाड्रन हो जाएंगे तेजस के आने के बाद, पर हमारे को 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, जैसे आपने बोला, बिल्कुल ठीक। पर मेरे हिसाब से 45 है, आंकड़े 42 मानते हैं, कोई बात नहीं। पर जो हमारी डिमांड हो रही है उसके हिसाब से अगर हम लोग सब 45 लेके चले तो बहुत खुशी होगी हमें, बिकॉज कई हमारे स्क्वाड्रन के और जो फाइटर पायलट से हमारे साथ में, उन सब की यही थी कि 45 ए मिनिमम इज द रिक्वायरमेंट। बट ठीक है, 42 ही सही, पर जल्दी से जल्दी होना चाहिए। और आज का जो न्यूज आप दे रहे हैं ये बहुत ही उम्दा है, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। इससे पहले कि मैं कर्नल शिवदान और मेजर जनरल डॉक्टर जीजी द्विवेदी के मैं चलता ही हूं, बल्कि कर्नल शिवदान के पास में चलेंगे। कर्नल शिवदान, डिफेंस में अग्रेशन किस तरीके से आता है, हमें एक बार के लिए आप समझाएं। मैं अग्रेशन की बात इसलिए कर रहा हूं, पिछले दशक में हमने देखा कि भारत जल थल नभ में बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया। LAC पर अगर ड्रैगन ने आंखें तरेरी तो भारत ने उसे जाकर के साउथ चाइना सी में भी घेर लिया। पाकिस्तान ने अगर हिमाकत करने की कोशिश की, ऑपरेशन ऑल आउट चला दिया। क्या जब हम आत्मनिर्भर बनने लगते हैं, क्या हम जब हथियार स्वदेशी तरीके से बनाने लगते हैं, तो ऐसे में यह स्थिति आ जाती है जब हम अग्रेशन में आ जाते हैं अपने डिफेंस को लेकर के। और इतना अग्रेशन हो गया है LAC LOC पर, न तो चीन हमारे सामने टिक पा रहा है और न ही पाकिस्तान को हिमाकत करने की कोशिश या जरूरत करेगा 1999 की जैसी या उससे पहले वाली। देखिए, एग्रेशन आने में 3 बातें बहुत जरूरी हैं। अच्छा, सबसे पहले सेना का आत्मबल। चाइनीज जो है उसके अंदर जो है कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग में, सर्विस में उनके जवान आते हैं और उनका इतना मनोबल हाई नहीं है जितना हमारे ट्रुप्स का है। हमारे सारे सैनिक अपने बलिदान के लिए हमेशा तैयार हैं। उनका आत्मबल बहुत ऊंचा है, हमारी सेनाओं का आत्मबल बहुत ऊंचा है। और हथियारों से ये आत्मबल और भी मजबूत हो गया है, क्योंकि पहले हमें हमेशा ये लगता था कि पता नहीं 11th आवर पे हो सकता है हमारा सप्लायर हमारी सप्लाई बंद कर दे या हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करे। अच्छा। तो इसकी वजह से हमारा आत्मबल, हमारे जो स्वदेशी हथियार जो बने हैं उनके कारण हमारा आत्मबल बहुत अच्छा हो गया है। पहले भी अच्छा था, हमारे जवान अपने बलिदान के लिए अपने उसके लिए तैयार हमेशा रहते थे, क्योंकि हमारे जवान कंपलसरी मिलिट्री सर्विस के दौरान नहीं आते हैं, वो अपना वॉलंटियर करके देश की सेवा के लिए आते हैं। जी हाँ। तो नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, हमारे देश की जो सरकार की हमारी देश की जो छवि है, हाँ, वो आजकल पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत ऊंचे तरह की बन चुकी है, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने हमारे साथ जो साउथ चाइना सी में गठबंधन किया है, जिसके कारण चाइना को हमेशा ये खतरा है कि पता नहीं उसकी सप्लाई लाइन कब बंद हो जाए, क्योंकि पूरा उसका फ्यूल, पूरा उसका एक्सपोर्ट सब साउथ चाइना सी से ही होता है। एकदम ठीक है। इसको हमने जब से कंट्रोल किया है, चाइना का पूरा मोरल डाउन है।
क्योंकि हमने भी ये उसके कह दिया ना अलावा- कि ये नए युग का भारत है और अगर जरूरत पड़ी तो घर में घुस करके मारना भी जानता है। नए युग का भारत है जब पंचशील की तरफ नहीं देखेगा, सीधे आएगा गलवान में, सीधे आएगा पेंगोंग में, सीधे आएगा एलएसी पर, सीधे जाकर के घुस जाएगा अगर उसे एयर स्ट्राइक करनी हुई तो भी। लेकिन तेजस की खासियत क्या है? जिस तेजस की बात हम बार बार कर रहे हैं, यह भी तो आपके लिए जानना जरूरी है ना। मेजर जनरल जीजी द्विवेदी के पास मैं चलूं उससे पहले तेजस की खासियत आप जानें। मेरे पीछे ही उड़ता नजर आ रहा है ना आपको, तेजस प्रहार शत्रु संहार जहां आप देख रहे हैं। तेजस हवा से हवा जमीन में मिसाइल छोड़ सकता है, यह इसकी ताकत है। तेजस में एंटीशिप मिसाइल, बम, रॉकेट तीनों ही लगाए जा सकते हैं, यह इसकी ताकत है। 42% कार्बन फाइबर, 43% एल्यूमिनियम अलॉय से बना हुआ है। तेजस भारत में विकसित हल्का मल्टी रोल फाइटर जेट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने इसे विकसित किया है। इंडियन एयरफोर्स के साथ नेवी की जरूरतें भी पूरी करता है तेजस। तेजस से BVR मिसाइल का सफल परीक्षण किया जा चुका है। अब BVR मिसाइल क्या है ये भी आप जान लें। इन शॉर्ट, हवा से हवा में मार करने की ताकत रखती है BVR मिसाइल। तेजस का रात में अरेस्टेड लैंडिंग का ट्रायल भी कामयाब रहा था। पाकिस्तान से सटे गुजरात के नलिया में तेजस की तैनाती होगी। राजस्थान के फलौदी एयरबेस पर भी स्क्वाड्रन तैनात होगी। मेजर जनरल जीजी द्विवेदी, अब मुझे ये बताएं, अगर गुजरात में पाकिस्तान से लगी हुई सीमा के पास नलिया में अगर तैनाती हो रही है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? और राजस्थान में जिस जगह मैं तेजस की तैनाती की बात कर रहा हूं, इसकी भी रणनीतिक भूमिका थोड़ी हमें समझाएं आप। देखो रशीद, पहले तो हमें बड़ी तस्वीर समझनी चाहिए कि आत्मनिर्भरता क्या है और आजकल के इस युग में इसकी क्यों अहमियत है। हाँ। किसी भी देश को अगर शक्तिशाली बनना है तो उसको अपने डिफेंस में आत्मनिर्भर होना होगा, अपने एनर्जी में आत्मनिर्भर होना होगा, टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होना होगा। तो इसलिए ये जो डिफेंस की आत्मनिर्भरता है, इसकी बहुत ही मान्यता है, बहुत ही अहम भूमिका है। हाँ। दूसरी बात यह है कि स्वदेशी जो हम जिस तरफ चल रहे हैं उसका एक टाइमलाइन होती है और हमने ये अभी जो स्ट्रेटेजी बनाई है आत्मनिर्भरता की, ये पिछले कुछ सालों में जब ये नई सरकार मोदी साहब की आई है, उन्होंने इसको एक बहुत ही इम्पीटस दिया है, इसको बहुत ही उन्होंने एक तरफा दबाव डाला है। हाँ। अभी आजकल का जो युग है इसमें दो चीजें अहम होती हैं, एक तो आपकी मनोबल, साहस, और दूसरे आपके पास हथियार। क्योंकि आजकल के युग में आप सिर्फ साहस और मनोबल से लड़ाई नहीं जीत सकते, आपके पास आधुनिक हथियार होने चाहिए। और एयरफोर्स की बहुत ही अहम भूमिका है, क्योंकि ज्वाइंट ऑपरेशन आप देखेंगे कि एयरफोर्स जो है बैटलफील्ड को डोमिनेशन की तरफ बहुत ही इसका एक योगदान होता है। अभी आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा मेरे से कि तेजस की हमारी वेस्टर्न सेक्टर में कैसे इंप्लॉयमेंट होगी। देखिए, हमारी इस समय हम 2 फ्रंट वॉर की बात कर रहे हैं। चाइना का फ्रंट, मेन फ्रंट अभी हो गया है, और पाकिस्तान का, और दोनों देशों में बहुत कल्यूजन है। इनका बहुत ही एक क्या कहते हैं नाता रिश्ता है। तो हमने दोनों फ्रंट को देखना है। अभी तेजस जो है ये एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, इसके मल्टीपल फंक्शन है, और ये 4+ जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। तो क्या है कि हमें अपनी ये भी बैलेंसिंग करनी है कि ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट, और जो भी कारगर हथियार इस फ्रंट के लिए हमें चाहिए वो हम लगाएंगे। तो जैसे कि आप देखें कि रफेल आए तो उसका एक स्क्वाड्रन वेस्टर्न फ्रंट पर जा रहा है, एक स्क्वाड्रन ईस्टर्न फ्रंट पर जा रहा है। तो इसलिए हमें एक बैलेंसिंग करनी है दोनों फ्रंट के अंदर। तो तेजस को ये देखा जा रहा है कि इसको हम अगर वेस्टर्न फ्रंट पर लगाएं तो इसकी बहुत ही फायदा होगा। और जब हम ओवरऑल अपना संतुलन देखते हैं, डिफेंस का संतुलन देखते हैं, बैलेंस देखते हैं, तो ये बैलेंसिंग के लिए किया जाता है। ठीक है। तो मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो आत्मनिर्भरता है ये लॉन्ग टर्म प्लान होती है, ये अगले 10-15 साल में होगा। और मैं चीन में काफी टाइम रह चुका हूँ, तो उन्होंने भी 20-30 साल लिए हैं अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। ठीक है। दूसरा, लेकिन हमने कम से कम कदम तो बढ़ा दिया, हमने कम से कम इनिशिएटिव तो ले लिया है, और एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसका लोहा आज की तारीख में एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में माना जा रहा है। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा, एक बार फिर से आपके पास आना बहुत जरूरी है मेरा, इसलिए क्योंकि हमें ये कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है पर्सनली, और मेरे चैनल को भी गर्व हो रहा है कि मैं जिस डिबेट पर या जिस टॉपिक पर अभी चर्चा कर रहा हूं, आप उसके प्रोजेक्ट से जुड़े रहे हैं, तेजस के प्रोजेक्ट से आप खुद जुड़े रहे हैं। एक चीज कही जाती है
हमारी भाषा में, आप फौजियों की भाषा में तो नहीं, कि अगर किसी पर कंट्रोल करना है ना तो उसके सर पर नाचना शुरू कर दो। और सर पर अगर नाचना है तो इंडियन एयरफोर्स बड़ी ताकतवर आज की तारीख में हो गई है। इंडियन एयरफोर्स का ताकतवर हो जाना चीन और पाकिस्तान पर कितना दबाव डालता है, और मैं हर सेक्टर की बात करूंगा, मैं ईस्टर्न सेक्टर की भी बात करूंगा, मैं वेस्टर्न सेक्टर की भी बात करूंगा, और ज्यादा प्रेशर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से किस तरफ होना चाहिए, चाइना की तरफ से भी मैं कहूंगा और पाकिस्तान की तरफ से भी जानना चाहूंगा। सिर पर बैठकर नाचना और या सिर पे खड़े होकर नाचना को कहते हैं तांडव। तो जब आप तांडव कीजिएगा शत्रुओं के सिर पे तो ऑब्वियसली उनकी तो नींद उड़ जाएगी और उनकी सारी चीजें चली जाएंगी। आपने बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया था एलसीए का। मैं उसमें सिर्फ 2-3 चीजें ऐड करना चाहता हूँ। कि ये जो एलसीए है इसमें और भी बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं। अच्छा। ये ग्लास कॉकपिट का बना हुआ है, इसमें नाइट विजन कंप्लायंट, रात में आप कहीं पे भी किसी भी समय फ्लाई कर सकते हैं, चाहे वो चांदनी रात, तो वो नाइट विजन कैपेबिलिटी है। इसमें जो रफाल में सिस्टम है जिसको होटास बोलते हैं, कि आपके हाथ में ही सारे कंट्रोल होते हैं, आपके फिंगर के पास सारे कंट्रोल होते हैं, दोनों फिंगर जो हैं, दोनों हाथ जो हैं, सारे कंट्रोल, उसको बोलते हैं होटास, हैंड्स ऑन थ्रोटल एंड स्टिक, इसको, ये चीजें उसमें हैं। इसके अलावे जो रफाल में एक हेलमेट माउंटेड साइटिंग डिवाइस है, मतलब आप किसी दुश्मन के जहाज को मारने के लिए आप बड़ा मैन्यूवर नहीं करते हैं, आप सिर्फ अपना सिर घुमा लीजिए और सिर में जो आपका क्रॉस है उसको दुश्मन के जहाज में फिक्स कर लीजिए और फायर कर दीजिए। तो ये सब चीजें बहुत एडवांस हैं और ये सारी चीजें जो हैं और बहुत ही घातक बनाती हैं इस जहाज को। इसके अलावे लाइट एयरक्राफ्ट है, इसकी फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी सी कम है, इसलिए इसका नॉर्मल जो रेडियस ऑफ एक्शन है वो 500 किलोमीटर का है। लेकिन एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी जो इसमें है, इसके चलते आप दूसरी और उसको और 500 किलोमीटर जोड़ लीजिए तो मिला के लगभग जो रफाल की कैपेबिलिटी है लगभग वही पहुंच जाते हैं। सिर्फ रफाल में जो कुछ आधुनिक चीजें लगी हुई हैं वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इसीलिए ये बहुत ही एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है। और जब ये चाहे ईस्टर्न बॉर्डर पे डिप्लॉय होगा या वेस्टर्न बॉर्डर पे डिप्लॉय होगा, तो ये जो F-16 के आगे की जनरेशन एयरक्राफ्ट है और इसमें अगर आप वो स्कैल्प मिसाइल लगा दीजिए तो ये F-16 जो है इसके कहीं भी आसपास में आ ही नहीं आ पाएगा, क्योंकि फिर इसकी जो मारक क्षमता है वो बहुत ऊपर चली जाती है। तो ये एक बहुत एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है और ये अपनी एयरक्राफ्ट है। अच्छा। जो देखिए अभी आप जो खरीद रहे हैं, हर एयरक्राफ्ट का दाम लगभग 500 करोड़ के आसपास में आ रहा है और ये 500 करोड़ आपके अपने आदमी के पास जा रहे हैं, अपने लोगों के पास जा रहे हैं, अपने लोगों के पास, अपने DRDO के पास, जहां पर और भी ज्यादा रिसर्च, और भी ज्यादा डिफेंस डेवलपमेंट, और भी ज्यादा जो रक्षा प्रणाली है उसे विकसित और उन्नत करने में हम पैसा अपने ही देश में खर्च कर रहे हैं। एकदम ठीक आप कर रहे हैं। विंग कमांडर प्रोफेसर बख्शी, हाँ अपनी बात पूरी कर लें, अपनी बात पूरी कर लें। इसको जो हमने डेवलप किया हुआ है इसको ड्यूअल प्लेटफॉर्म पे किया हुआ है, मतलब अच्छा, जो जमीन से तो इसकी लैंडिंग और टेक ऑफ तो है ही, लेकिन ये डेक लैंडिंग के लिए भी ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। डेक पर नेवी के लिए ऑलरेडी टेक ऑफ जो है, लैंडिंग है, वो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटेड हो चुकी है। तो ये कल को नेवी के लिए भी उतनी ही घातक उनकी एक हथियार बन जाएगी दुश्मनों के लिए। क्योंकि मैं एक ही चीज पर हूं अभी, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, तेजस कितना बड़ा महाविनाशक है, कितना महासंगारक है, और पाकिस्तान और चीन के लिहाज से एक चीज पूछना चाहूंगा, अगर तेजस में एंटीशिप मिसाइल लगा सकते हैं, बम लगा सकते हैं, रॉकेट लगाए जा सकते हैं, और BVR मिसाइल का सफल परीक्षण इससे किया गया है, इसकी मजबूती इंडियन एयरफोर्स के लिए कितनी जरूरी है, और मजबूती को लेकर के कुछ बताएं आप। देखिए ऐसा है, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जब टैक्टिकल बैटल एरिया में हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट आती है, अगर आपके पास में ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसका टर्न अराउंड बड़ा फास्ट है और मीन टाइम फेलियर बिटवीन फेलियर बहुत कम है, तो आपको ये एकदम से जहाज अवेलेबल होगा। इसके इतने रोल्स हैं जो अगर अभी आप इस मॉडल को सडनली उसको फोटो रखी की रिक्वायरमेंट की जरूरत है, आप फोटो रखी एयरक्राफ्ट की बात इंतजार नहीं करेंगे, इसमें फोटो रखी के प्रावधान लगे हुए हैं। अगर आपको और हाई लेवल रखी की लेनी है वो उसके लगे हैं। आपने अभी नेवल स्ट्राइक की बात करी, हिंदुस्तान में एग्जॉस्ट आ चुकी है, रफाल में एग्जॉस्ट लगने वाला है, आप इसमें एग्जॉस्ट मिसाइल का भी प्रावधान कर सकते हैं।
फ्रेंच एयरक्राफ्ट के मिसाइल्स हमने ट्रायल पे की हुई है कलाईकोंडा में, और फ्रेंच वेपन सिस्टम बड़ी आराम से फ्रांस देने को तैयार है, हम वो लग सकता है। तो इसलिए आप देखेंगे एक टैक्टिकल कमांडर के पास इतने एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो आप बना रहे हैं, उसकी कमी नहीं आपको आ रही है, और एक बाकी एयरक्राफ्ट से दुश्मन के जहाज से कोई उसमें कमी नहीं है। तो आप देखेंगे आपकी आर्मी का एडवांस उतना ही फास्ट होगा। जीत आपकी तब होगी जब आपकी आर्मी एडवांस तेज कर रही है, और आप उनके जो जितने डिफेंसेस हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनको एयर सुपीरियरिटी नहीं लेने दे रहे हैं। और जब एयर सुपीरियरिटी की बात आई तो आपने अभी बोला था सर पे मंडरा रहे हैं। मैंने लोंगेवाला बैटल को जब हम सपोर्ट कर रहे थे, आरटी मैंने खुद सुनी है, हम उसी सेक्टर में फ्लाई कर रहे थे। एक पाकिस्तानी बोल रहा था कि देखिए ये आते हैं जहाज 20-20 मिनट हवा में रहते हैं, हमारे सिर पे मंडराते रहते हैं। ये आप जो बोल रहे हो बिल्कुल ये हो चुका है, सैल्यूट जा चुका है सर, सैल्यूट। जब आप ये करते हैं, सैल्यूट, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। जो बात आपने बताई है, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। और मैंने शुरुआत में भी ये कहा था ना कि मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं, क्योंकि जब बात आती है भारत की ताकत की, और जब बात आती है ऐसे युद्ध की जिसमें भारत ने अपना सीना चौड़ा करके ये कहा था कि पाकिस्तान को उसी की जबान में पटखनी हम देंगे, और जब पाकिस्तान के सिर पर तांडव करने लगे भारत, तो वाकई में किसी भी हिंदुस्तानी के लिए फख्र की बात होती है। आप पांचों मेरे साथ में रहें, आप पांचों वो गेस्ट हैं जिनकी रगों में जो खून बहता है ना, वो भी फौलाद हो जाता है जब भी दुश्मन पर प्रहार की बात होती है। आगे मैं तेजस के अलावा हिमतापक की बात करूंगा, स्वदेशी पिस्टल की भी बात करूंगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान में डिफेंस कितना मजबूत होता जा रहा है, इसको लेकर तेजस प्रहार, शत्रु संहार, स्वदेशी से कितनी मजबूत होगी सेना, और डीआरडीओ ने जो स्वदेशी पिस्टल बनाई है, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जिक्र भी किया था, इसके बारे में एक बार बताते हैं, उसके बाद फिर से हम डिबेट को ओपन कर देंगे। आर्मी और डीआरडीओ ने पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल तैयार की है। सेना ने इनोवेशन इवेंट में मशीन पिस्टल को सामने भी रखा। 9mm पिस्टल की जगह इस्तेमाल में इसे लाया जा सकता है, स्वदेशी है ये। इस मशीन पिस्टल की फायर रेंज करीब 100 मीटर तक है। इजराइल की यूजी सीरीज गन की तर्ज पर इसे तैयार किया गया है, और प्रोटोटाइप पिस्टल से 300 से ज्यादा राउंड फायर भी किए जा चुके हैं। यह भी स्वदेशी यानी आत्मनिर्भर भारत की तरफ। लेकिन हिम तापक की हिम ताकत क्या है, अब आप ये जाने हिम तापक क्या है। ये यहां पर एक तस्वीर आपको नजर आ रही है ना, ये हिम तापक है। हिम तापक क्या है ये जाने आप। सियाचिन लद्दाख में तैनात जवानों को नई ताकत मिली है। डीआरडीओ ने जवानों के लिए हिमतापक हीटिंग डिवाइस तैयार की है। हिमतापक से सेना का बंकर -40 डिग्री में भी गर्म रहेगा। आर्मी ने इस डिवाइस के लिए 420 करोड़ का ऑर्डर भी दिया है। हिमतापक को बर्फीले इलाकों में सेना की पोस्ट पर लगाया जाएगा। हिमतापक बैक ब्लास्ट वाली जहरीली गैस से भी बचाएगा। हीटिंग डिवाइस कार्बन डाइऑक्साइड से भी जवानों को बचाएगा। अभी रखें इसे। अब ये बैक ब्लास्ट क्या होता है, एक बार आपको बताना बहुत जरूरी है। जब भी कभी ऐसा होता है ना कि गन फायर किया जाता है, कभी भी कोई सैनिक अगर गन फायर करता है यूं अगर पोजीशन लेकर के, तो वापस उसे झटका उसके कंधों पर लगता है, और इसे ही बोलते हैं बैक ब्लास्ट। और बैक ब्लास्ट में बहुत बार क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जहरीली होती है, और इसकी वजह से हमारे सैनिकों को उनकी सेहत को नुकसान पहुंचता है, और इससे भी हिम तापक बचाएगा। यानी तकनीक को साथ में लेकर के चल रहे हैं। तकनीक जो स्वदेशी होगी। आत्मनिर्भर बजट बनाया गया है। बजट को लगातार बढ़ाया जा रहा है, इतना बढ़ाया जा रहा है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इन सभी को इतना ताकतवर बनाया जा रहा है कि कह दिया जाए कि ये नए दशक का भारत है। ये नए दशक का वो भारत है जो शत्रु की आंखों में आंखें डाल करके बात भी करना जानता है, और बात करने के साथ साथ उसे जवाब भी देना चाहता है। जवाब जमीन पर हो, जवाब जबान से हो, जवाब युद्ध क्षेत्र में हो। एक बार फिर से ओपन कर दीजिए जितने भी गेस्ट मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल जेकेएस परिहार, चूंकि मैंने अपनी कई डिफेंस रिपोर्टिंग में मैं खुद भी बंकर में जा चुका हूं। मैं जैसलमेर से लेकर के बीकानेर तक, बीकानेर से लेकर के करगिल तक में हमने देखा है कि बंकर की स्थिति बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होती है। आपको गर्मी से भी निपटना होता है, आपको ठंड से भी निपटना होता है, और अगर बंकर की में -40 डिग्री ठंड से भी आपको बचाने के लिए एक स्वदेशी डिवाइस तैयार की गई हिमतापक, ये सैनिकों को कितना ज्यादा सपोर्ट देगा, और सपोर्ट के साथ साथ उन्हें मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर कितनी मजबूती देगा। जी बिल्कुल, मुझे आपने मेरे पुराने दिन याद दिला दिए। 1983-85 के लद्दाख के
ग्लेशियर बेस के। हम लोग ऑर्डिनरी टेंट्स होते थे, उसमें केरोसिन की बुखारी जलती थी और वो जब तक आप जग रहे तब तक जल रही है और उसके बाद में उनको बंद कर देते थे। तो फिर आप ठंड में काफी कपड़े पहन के ठिठुरते रहते थे और बाहर निकलते थे तो काफी बीमारियां भी लगती थी। उसके बाद में हमारे पास आर्टिक टेंट आए, उनसे इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर स्मार्ट एकोमोडेशंस पिछले 2 साल से आई है और अब इसमें हिम तापस आया। तो अगर आप जवानों को अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं और उनका कंफर्ट बढ़ता है तो उनका हौसला भी बढ़ता है। उनकी जो कैपेबिलिटी होती है लड़ने की हाई एल्टीट्यूड में, ग्लेशियर में, गलवान वैली, पैंगोंग जो की 17,000-18,000 फीट की हाइट्स में है, तो वो और भी अच्छा काम होता है। और जैसा आपने बताया जो बैकफायर और कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं टेंट से, जब ऊपर हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन वैसे ही कम है और केरोसिन बुखारी से जल के ऑक्सीजन और कम होती है, वो सब चीजों भी इसमें काफी हद तक काबू में पाएंगी। तो ये जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है और जिस तरह से डीआरडीओ लगातार काम कर रहा है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि डीआरडीओ और एचएएल और जितने भी हमारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बेहतरीन है और हमें उन्हें पूरा सपोर्ट करना चाहिए। वो एक से एक बढ़कर चीजें ऐसी बनाते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। डीआरडीओ के साइंटिस्ट हमारे साथ में, आर्मी के साथ में, एयरफोर्स के साथ में सारे होस्टाइल एरिया में जाते हैं, प्रोजेक्ट्स लेते हैं, उनकी वर्किंग देखते हैं और उसको मॉडिफाई करने में बहुत मदद करते हैं। तो मैं डॉक्टर सतीश रेड्डी और डीआरडीओ को बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने हिमतापस बनाया, उन्होंने तेजस बनाए, उन्होंने ब्रह्मोस बनाए। तो कुल मिला के ये सब चीजें जो हो रही है बहुत बेहतरीन है और इससे लद्दाख में और दूसरे हाई एल्टीट्यूड नॉर्थ ईस्ट में, सिक्किम में हमारी सेना को बहुत जबरदस्त सहायता मिली। सर एक मिनट, बहुत बड़ी खबर, मेजर ब्रेकिंग न्यूज। एलएसी पर तनाव के बीच चीन ने एक और बहुत बड़ी हिमाकत कर दी है। चीन ने एक और एयरबेस को अपग्रेड कर दिया है। सिक्किम से 200 किलोमीटर दूरी पर यह एयरबेस है। चीन ने एयरबेस पर मिसाइल भी तैनात कर दी है। सैटेलाइट तस्वीर से चीन की पोल खुली है। चीन ने एक और एयरबेस को अपग्रेड कर दिया है। सिक्किम से 200 किलोमीटर की दूरी पर है एयरबेस और चीन अपनी हिमाकत से बाज नहीं आ रहा और चीनी सेना एलएसी के बेहद करीब युद्धाभ्यास भी कर रही है। और करीब का मतलब है भारतीय सीमा से सिर्फ 36 किलोमीटर की दूरी पर। 1 मिनट की रिपोर्ट। भारत के लिए खतरे की घंटी। एलएसी से 36 किलोमीटर दूर चीनी सैनिक। युद्धाभ्यास के नाम पर माइंड गेम। सीमा के पास तैनात खतरनाक हथियार। ये तस्वीरें एलएसी के बेहद करीब चीनी सैनिकों के युद्धाभ्यास की है और ये युद्धाभ्यास भारतीय सीमा से महज 36 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा है, यानी खतरा बेहद करीब। सबसे बड़ी बात यह है कि चीनी सैनिक इस वॉर प्रैक्टिस के बहाने कभी भी किसी भी वक्त भारतीय सेना पर हमला बोल सकते हैं। लद्दाख में जारी तनाव के बीच चीनी सेना देपसांग एरिया में महाविनाशक हथियारों के साथ युद्धाभ्यास करने में जुटी है। दावा किया जा रहा है कि चीनी सेना के युद्धाभ्यास की जगह भारत की सबसे ऊंची हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी से मात्र 36 किलोमीटर की दूरी पर। दौलत बेग ओल्डी एलएसी पर भारतीय सेना के लिए एक्सेस का एकमात्र जरिया। इस युद्ध अभ्यास के द्वारा भारतीय सेनाओं का मनोबल को प्रभावित करना चाहता है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाएगा, मगर हमारे भारतीय सैनिक मनोबल रूप से काफी शक्तिशाली हैं। चीन से लगा हुआ जो एलएसी है वहीं पर ज्यादा तनाव की स्थिति हमने पिछले साल भी देखी है। जून से लेकर के लगभग सितंबर अक्टूबर तक ये तनाव की स्थिति बनी रही थी। लेकिन मेजर जनरल डॉक्टर जीजी द्विवेदी, आपसे अगला मेरा सवाल है, अब ठंड आ जाने के बाद
गलवान से लेकर के पैंगोंग तक, और LAC पर मैं वेस्टर्न सेक्टर से लेकर के ईस्टर्न सेक्टर तक अगर आकर के देखता हूं, यानी अगर पूर्वी लद्दाख से होते हुए इधर सिक्किम तक मैं आकर के अगर देखता हूं, तो वहां पर भारत अभी कितना मजबूत है। और अगर बार बार चीन इस तरह की हिमाकत कर रहा है कि कभी अपने एयरबेस को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है, कहीं पर मिलिट्री एक्सरसाइज की जा रही है भारत की सीमा से 36 किलोमीटर की दूरी पर ही, चीन चाहता क्या है? क्या उसे यह लग रहा है कि जैसे जैसे अब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ठंड कम होती जाएगी, वैसे वैसे फिर से एक छोटे युद्ध की तैयारी करें या छोटी घुसपैठ की तैयारी करें, छोटी झड़प की तैयारी करें? मैं अपना अनुभव आपसे साझा करना चाहता हूं दर्शकों के साथ, क्योंकि मैं सियाचिन में बटालियन कमांडर था और त्रिशूल में, और ऐसी नॉर्थ ईस्ट में मैं अपने फॉर्मेशन कमांडर था। सबसे पहले हमारी जो तैयारी है वो बहुत मजबूत है, और हमें पूरा ये अनुभव है कि चीन क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखो अभी ये तनावपूर्ण जो हालात बने हुए हैं ये अप्रैल से शुरू हुए हैं, और इसका कोई कमी आने की कोई यत्न नहीं है, क्योंकि चीन भी अड़ा हुआ है और भारत ने भी बता दिया है कि देखो ये सीनाजोरी नहीं चलेगी। तो इस समय एक संतुलन बना हुआ है। हमारा अनुभव बहुत है हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में। सियाचिन में हम 1984 से लगे हुए हैं, मैं 1991 में वहाँ बटालियन कमांडर था। तो बहुत सी चीजें, जैसे अभी हिमतापक का आप जिक्र कर रहे थे, ऐसे बड़े बड़ी सहूलतें जवानों को मिल रही हैं, और यहाँ वेदर की कैजुअलिटी बहुत ज्यादा होती है, और इसलिए हमें अपनी जवानों की कंफर्ट, उनके हथियारों का बहुत ही तवज्जो देनी चाहिए। अभी ये देखो जो हालात हैं ये डीबीओ में, ये डीबीओ एक बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। यहाँ काराकोरम पास है, और काराकोरम पास की जो चाइना की है वो बहुत ही इससे सेंसिटिव है, क्योंकि हम इसके आगे जाके चाइना के अंदर जा सकते हैं, और उनकी कोशिश है कि वो इसको मजबूती करें। तो इसलिए वो डीबीओ इलाके में काफी मजबूती से अपने टैंक वगैरह लेके आए हैं, और इससे क्या है कि सियाचिन को भी खतरा पैदा हो सकता है। तो हमारी फौज ने पूरी अपनी तैयारी की है, हम पूरे सतर्क हैं। और चीन जो है एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी करते हैं, ये एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि इनको ज्यादा लड़ाई का अनुभव नहीं है। तो ये अपना अनुभव कैसे करते हैं? अपने प्रैक्टिस से, अपनी एक्सरसाइज से। तो ये सब करके दिखावा करते हैं कि देखो हम बहुत मजबूत हैं। तो ये इनका पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ग्रे जोन वॉरफेयर है, इसके बारे में हम पूरे वाकिफ हैं। मैं इसके दो ही बातें कहना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें बहुत ही बारीकी से चीन की हरकतों को देखना चाहिए, क्योंकि चीन की हरकतें हैं ये LAC की नहीं, ये बड़ी एक पिक्चर है। चीन दुनिया में एक उभरती ताकत बन के आ रहा है, और उसका एक स्ट्रेटजी है कि अपनी फौजी ताकत से दूसरे देशों को दबाना, अपनी फौजी ताकत से जमीन को हड़प करना, ये उसकी एक स्ट्रेटजी है। और वो स्ट्रेटजी हर एक जगह खेल रहा है, चाहे वो साउथ चाइना सी है, चाहे वो LAC है, चाहे वो नेपाल का बॉर्डर देख लो, चाहे भूटान का बॉर्डर देख लो। तो ये उसकी एक चाल है, हमें चाल को समझना है। और दूसरी बात है, चीन ताकत की इज्जत करता है। जितने आप ताकतवर होंगे उतना चीन पीछे हटेगा, जितने आप कमजोर हैं उतना चीन आगे आएगा। तो हमें चीन के साथ संतुलन बना के रखना है। और जहां और चीन तो वैसे भी डॉक्टर जीजी द्विवेदी, चीन तो वैसे भी ये कहता है ना कि दे डोंट बिलीव इन एकर्स, दे बिलीव इन इंचेस, यानी इंच इंच करके अपनी विस्तारवादी नीति के साथ में आगे आते रहो। वो बात अलग है कि 3 जुलाई 2020 को लद्दाख में जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कह दिया था कि विस्तारवादी नीति अब नहीं चलेगी, और तभी ये कहा गया था कि चीन के हलक में घुस करके ये बात कही गई थी। लेकिन मैंने कहा ना बार बार, अब ये पिछले दशक का भारत नहीं है, ये पिछली सदी का भी भारत नहीं है, ये नया भारत है, जिसे ये पता है कि अगर चीन को कंट्रोल करना है तो पाकिस्तान को भी माफ नहीं करना है। अगर चीन पर दबाव बनाना है तो फिर पाकिस्तान से लगे हुए LOC पर भी हमें ना कंट्रोल खोना है और ना ही फोकस छोड़ना है। अमूमन बहुत बार ऐसा होता था, चीन और पाकिस्तान एक तरह की रणनीति बना लेते थे। इधर से चीन दबाव डालता था, उन्हें यह लगता था कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान को यह लगने लगता था कि LOC से लगे हुए जो भारत पाकिस्तान की सीमा है, ये फौजी चीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद पाकिस्तान कोई अनरेस्ट क्रिएट करता था, ये लगने लगता था कि चीन की तरफ के इधर चले आएंगे, फिर चीन दबाव बनाता था कभी पाकिस्तान। लेकिन भारत ने 2020 में ये दिखा दिया कि दोनों को एक साथ कैसे कंट्रोल करना है। ये देखिए आप, साल 2020 में भारत ने क्या किया है आप देखें। 225 आतंकी मारे गए हैं पाकिस्तान के, मारे गए 47 आतंकी टॉप कमांडर थे, 299 आतंकी और उनके साथी गिरफ्तार भी किए गए।
12 आतंकियों ने सरेंडर किया। 103 ऑपरेशन चलाए गए, 90 ऑपरेशन कश्मीर में चलाए गए, 13 ऑपरेशन जम्मू में चलाए गए, 44 सुरक्षा बल और 15 पुलिस के जवान शहीद हुए। लेकिन भारत ने यह कह दिया कि ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए आतंकियों का सफाया करेंगे, और वो सफाया जो समूल होगा, यानी दक्षिण कश्मीर का जो इलाका जहां पर आतंकी अपनी पैड बना करके रखते थे, वहां पर जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। आतंकियों का जितना भी पनाहगाह होगा, आतंकियों के जितने ट्रेनिंग कैंप होंगे, आतंकियों के जितने भी सरपरस्त होंगे। मेजर जनरल जेकेएस परिहार, क्या मैंने ठीक कहा है? एक जमाना ऐसा होता था कि अगर पाकिस्तान बॉर्डर पर कोई प्रेशर आए तो फौज उधर चली जाती थी, चीन वाला जो एलएसी है वो खाली हो जाता था, चीन अनरेस्ट क्रिएट करे तो फौजी इधर आ जाते थे। लेकिन आज की तारीख में भारत अब वो नहीं रह गया है। भारत को यह पता है कि हर तरफ के बॉर्डर पर कंट्रोल में कैसे रखना है, एकता, अखंडता, संप्रभुता, इन तीनों की रक्षा कैसे करनी है। पूरी तरह से एग्रेसिव में जो है वो ऑफेंसिव डिफेंस हो गए। एक साथ ही स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और उसमें हम काफी हद तक सफल हुए। रहा सवाल चीन की क्या स्ट्रेटेजी है, उसकी मानसिकता क्या है, वो एक्सरसाइज क्या करती है, तो मैं ऑनरेबल पैनलिस्ट जनरल द्विवेदी करती है, तो मैं ऑनरेबल जनरल द्विवेदी साहब से थोड़ा अलग इत्तेफाक रखता हूं कि वो माइंड गेम जरूर करते हैं, मगर चीन की जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है वो स्ट्रेटेजी को खास करके जिस तरह से 5 अगस्त 2019 को धारा 370 का विसर्जन हुआ और हमारे गृह मंत्री ने डिक्लेयर करा कि अक्साई चीन भी भारत का हिस्सा है और पीओके भी है, तो चीन जो है इस बात से काफी सतर्क हो गया है कि कहीं भारत जो है ये एलएसी को चेंज करके अपने इलाकों को दोबारा अपने में मिलाने की कोशिश ना करे और उसके जो इंटरेस्ट है वो खराब ना हो। इस वजह से चीन ने ये लद्दाख में अतिक्रमण किया है और इतना डिप्लॉयमेंट और जो एक्सरसाइज वगैरह जितनी भी वो कर रहे हैं उनकी पूरी कोशिश है कि अक्साई चीन और गिलगित बाल्टिस्तान सीपीईसी का उसमें भारत कोई भी आगे किसी तरह की कार्रवाई ना कर सके, वो ये इंश्योर करना चाहते हैं। कर्नल शिवदान, आपका एक क्लोजिंग कमेंट। मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत ने 80 के दशक में पूरे नॉर्थ ईस्ट में उन सब जगहों को, उन सब गैप को ब्लॉक कर दिया है जहां से चाइना अपनी थ्रेट हमें दे सकता था। नॉर्थ सिक्किम में 86 में हम लोग पहले आर्मी के डिटैचमेंट से जो हम गए थे वहां पर, उससे पहले जब अरुणाचल इंट्रूजन हुआ था तो हम उस वक्त तक हमारे पूरे नॉर्थ सिक्किम का बॉर्डर असम राइफल्स के सपोर्ट में था, मगर उसके बाद आर्मी ने पूरे बॉर्डर को टेक ओवर कर लिया है और जैसा कि आप कह रहे हैं कि सिक्किम की सीमा के पास वो अपनी एक्सरसाइज कर रहा है, तो हम वहां पर उसकी पूरी थ्रेट को फेस करने के लिए हर तरह से तैयार हैं। हमारी मैकेनाइज्ड फोर्सेस भी हैं वहां पर, हमारी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। उससे पहले ना वहां पर कोई रोड थी, ना वहां पर जाने का रास्ता था, हम खुद पैदल चल के गए थे 8 दिन मार्च करके और वहां पर रहने का कोई इंतजाम नहीं था, मगर आजकल आधुनिक बंकर्स, आधुनिक टेंट्स, आधुनिक फाइबर ऑप्टिक के शेल्टर्स बना दिए गए हैं और हर प्रकार से हम उसकी थ्रेट को फेस करने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए चाइना अब हमारे को कहीं पर भी उस तरह का धोखा नहीं दे सकता जैसा उसने अक्साई चीन को हड़प करने के सामने। कर्नल शिवदान, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा, मेजर जनरल डॉक्टर जीजी द्विवेदी, मेजर जनरल जेकेएस परिहार, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ इस शो में रहने के लिए और अपने ओपिनियंस देने के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में भारत की स्थिति ऐसी हो गई है कि भारत खुद तो ये कहता है हाउ इज द जोश, लेकिन साथ ही ये भी कहता है चीन से और पाकिस्तान से कि मत खोना होश। भारत को ये अच्छे से पता है कि सरहद की निगहबानी करना क्या होता है, लेकिन साथ ही साथ भारत को यह भी पता है कि ऑफेंसिव डिफेंस क्या होता है। भारत पंचशील को बहुत पीछे छोड़ चुका है, गलवान से लेकर के पैंगोंग तक, दौलत बेग ओल्डी से लेकर के दिप्सांग तक, एलओसी से लेकर के एलएसी तक केस कैसे लॉक करना है, वॉर जोन को किस तरह से ऑन करना है और सिर्फ घुड़की नहीं देनी बल्कि एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक भी कर देनी है और उसके बाद फिर स्वदेशी तरीके से अपने आप को तैयार भी कर लेना है। ये भारत जानता है, ये नए युग का भारत है, नई सदी में नए दशक का भारत है। वो भारत जो युद्ध लड़ना भी जानता है, युद्ध जीतना भी जानता है, अपना लोहा मनवाना भी जानता है और दुश्मन के दांत खट्टे करना भी जानता है।